तो अपना टॉपिक चल रहा था मॉलिक्यूलर थ्योरी। मॉलिक्यूलर थ्योरी में हमने टर्म्स देखे। सबसे पहला टर्म था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में रहने वाला फोर्स अट्रैक्शन का। उस फोर्स के दो टाइप्स, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। उसके बाद देखे हमने रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। तो इस मतलब एक मॉलिक्यूल से मैक्सिमम उतना डिस्टेंस जहां तक वो फोर्स निर्माण कर सकेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स निर्माण कर सकेगा, दैट वाज कॉल्ड एज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। और उसकी वैल्यू कितनी थी? 10⁻⁹ मीटर। उसके बाद देखिए हमने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस थर्ड टर्म। नाम से ही पता चलता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंटेनर देखो, इस कंटेनर में एक लिक्विड लिए, फ्लूइड यानी लिक्विड और गैस दो में से कोई भी, लेकिन अपन जनरली इस चैप्टर में फ्लूइड यानी लिक्विड ले रहे हैं। तो ये यहाँ कंटेनर में लिक्विड समझो, x to y ये जो लाइन दिख रही है XY लाइन, तो वो लिक्विड का सरफेस समझो। तो सरफेस पर ये एक मॉलिक्यूल, तो इस मॉलिक्यूल के अराउंड एक स्फीयर निकाला मैंने। मॉलिक्यूल कहाँ है? तो उस स्फीयर के सेंटर पर। और उस स्फीयर की रेडियस कितनी? तो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, यहां तक का डिस्टेंस, यहां तक का डिस्टेंस, ये रेंज के बराबर है r। तो फिर इस स्फीयर को कहा जाएगा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी इस स्फीयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे उनके ऊपर ये सेंटर पर रहने वाला फोर्स मॉलिक्यूल क्या निर्माण कर सकेगा? फोर्स निर्माण कर पाएगा। तो दैट इज कॉल्ड, दिस इज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। उसी तरह से ये भी एक दूसरा से, दिस इज मॉलिक्यूल C, दिस इज मॉलिक्यूल B, दिस इज मॉलिक्यूल A। तीन मॉलिक्यूल्स के ये क्या हो गए? स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। हियर दिस इज द मॉलिक्यूल और ये रहा उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। हियर दिस इज द मॉलिक्यूल और ये रहा उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, एंड सो ऑन। उसके बाद फोर्थ टर्म सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म किसको बोलेंगे? अब इमेजिन करो कि ये जो लिक्विड कंटेनर में है, तो वो लिक्विड ऐसे लेयर्स का बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिए एक बुक, तो इसका ये लेयर, एक पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, एंड सो ऑन। तो ये पेजेस यानी क्या हो गए? एक एक लेयर। तो ऐसे उसी तरह से ये भी लिक्विड यहाँ लेयर्स का बना हुआ है, ऐसा अज्यूम करो, जिनमें से XY से लेकर X', Y' तक, यानी ये दो लाइंस देखो, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इन दो लाइंस के बीच में लिक्विड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स यहाँ मैंने ड्रॉ नहीं किया, लिक्विड ड्रॉ नहीं किया, लेकिन इमेजिन करो XY इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स रहेंगे, एंड सो ऑन। ये लिक्विड। तो फिर अभी ये इमेजिन करो कि XY और X', इनके बीच में, इन दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में, सपोज दिस इज XY एंड दिस इज X', तो इन दो लाइंस के बीच में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और वो मॉलिक्यूल्स का एक लेयर बन गया, लिक्विड का लेयर बन गया, ऐसा बोलेंगे। तो सरफेस के साथ रहने वाला वो लेयर बन जाएगा, क्योंकि वो लेयर के ऊपर क्या है? लिक्विड का सरफेस। तो फिर इस लेयर को हम सरफेस लेयर बोलेंगे, यानी सरफेस के कांटेक्ट में रहने वाला लेयर। तो दैट विल बी कॉल्ड सरफेस लेयर। फिर सरफेस लेयर का थिकनेस कितना?
तो थिकनेस कितना भी ले सकते हैं सरफेस के कांटेक्ट में। तो इतना ये थिकनेस, उससे ज्यादा थिकनेस है, उससे ज्यादा थिकनेस है, उससे ज्यादा थिकनेस है, यहां तक कभी ले सकते हैं। लेकिन अगर बाय द वे हमने उसका थिकनेस, मतलब जो सरफेस, जो लेयर सरफेस के कांटेक्ट में है, वो लेयर का उतना थिकनेस लो जो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स के बराबर है, यानी मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है। व्हाट आई एम सेइंग, सरफेस लेयर, ये सरफेस लेयर जिसका थिकनेस मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है, तो देन दिस विल बी कॉल्ड सरफेस फिल्म। वंस अगेन, मैंने क्या बोल रहा हूं कि ये जो XY सरफेस दिख रहा तुमको लिक्विड का ऊपर वाला सरफेस, तो वो सरफेस के नीचे, सरफेस के कांटेक्ट में लिक्विड के लेयर्स रहेंगे। तो वो लेयर का थिकनेस कितना है, तो लेयर का थिकनेस कुछ भी हो सकता है। हम पर्टिकुलरली वो लेयर रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स के बराबर का थिकनेस वाला लेंगे, एंड व्हाट विल बी थिकनेस ऑफ दैट लेयर, इट विल बी इक्वल टू द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। तो ऐसे हालत में वो जो लेयर रहेगा, दैट लेयर विल बी कॉल्ड एज सरफेस फिल्म। सो एज शोन इन दिस फिगर, द लेयर बिटवीन XY and X dash Y dash is the surface film. XY and X dash Y dash, इनके बीच में जो लेयर है, तो दैट विल बी कॉल्ड सरफेस फिल्म। क्योंकि ये रही रेंज, ये रहा रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। क्योंकि ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोले, तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की रेडियस रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स रहती है, तो इसलिए ये रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स है, तो थिकनेस भी उतना है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज सरफेस फिल्म। नेक्स्ट, फ्री सरफेस। ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस किसको बोलेंगे? ये किसकी बात कर रहे हैं हम? लिक्विड की। लिक्विड का फ्री सरफेस मतलब क्या? चलो एक बात समझ सकते हैं हम कि ये जो लिए ब्लॉक, तो इसको 1 2 3 4 5 6 सरफेसेस है, ठीक है। लिक्विड अगर ऐसे रेक्टेंगुलर कंटेनर में ये लिक्विड रखा है, रेक्टेंगुलर कंटेनर है, तो उसको कितने सरफेसेस रहेंगे? तो उसको भी 6 रहेंगे, बॉटम और 4 साइड वाले 4, और टॉप वाला जो एयर के कांटेक्ट में। तो इट विल आल्सो हैव, दैट लिक्विड विल आल्सो हैव द फ्री सरफेस। लेकिन इन फ्री सरफेसेस में से, सॉरी, इट विल हैव 6 फेसेस, 6 सरफेसेस। उस रेक्टेंगुलर कंटेनर के अंदर वो लिक्विड रखा है, तो उसको कितने फेसेस रहेंगे? तो 6 फेसेस, क्योंकि 4 फेसेस 4 साइड में, एक बॉटम फेस और एक अपर फेस, इस तरह से। ये देखो ना, ये 1 2 3 4 फेसेस 4 साइड में, बॉटम और टॉप। तो उसी तरह से ऐसे ही कंटेनर के अंदर, ऐसे ही रेक्टेंगुलर कंटेनर के अंदर अगर लिक्विड रखा गया है, तो वो लिक्विड को भी ऐसे 6 फेसेस आएंगे। इनमें से फ्री सरफेस किसको कहा जाएगा? तो जो ऊपर है, जो एयर के कांटेक्ट में है, यानी लिक्विड का सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में रहेगा, दैट विल बी कॉल्ड फ्री सरफेस। अदरवाइज जो वॉल के कांटेक्ट में रहेगा, तो वॉल तो सॉलिड की बनी रहेगी, तो वो सॉलिड की बने होने के कारण उसके कांटेक्ट में जो फेसेस है वो फ्री नहीं रहेंगे। तो फ्री फेसेस किसको बोलेंगे हम? फ्री सरफेस किसको बोलेंगे? तो जो सरफेस एयर के कांटेक्ट में रहेगा, यानी लिक्विड के कंपैरिजन में लिक्विड डेंसिटी उस मीडियम की कम होनी चाहिए, तो देन इट विल बी कॉल्ड फ्री सरफेस। 6 में से 5 फेसेस जो है वो सॉलिड के कांटेक्ट में है और सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए उनको फ्री सरफेस नहीं कहा जाएगा। और वैसे भी फ्री सरफेस समझने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, जो फ्री है सरफेस तो उसको फ्री सरफेस बोलेंगे। लेकिन एक्चुअली उसको फ्री सरफेस हम
साइंटिफिकली किसको मानेंगे कि जिस लिक्विड के डेंसिटी के कंपैरिजन में वो लिक्विड का सरफेस जिसके कांटेक्ट में है उसकी डेंसिटी अगर कम है तो देन इंटरफेस बिटवीन दोज टू विल बी कॉल्ड एज द फ्री सरफेस। तो नेचुरली एक्स वाई इज द फ्री सरफेस, एक्स वाई फ्री सरफेस हो गया। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश के बीच में जो लेयर है दैट इज कॉल्ड सरफेस फिल्म, और एक्स वाई को क्या कहा जाएगा, फ्री सरफेस कहा जाएगा। एक्चुअली इस फ्री सरफेस की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसको जब हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो शेयरिंग स्ट्रेस निर्माण नहीं करता, इट डजंट एक्सपीरियंस द शेयरिंग स्ट्रेस। कर बताया था मैंने कि जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिफॉर्मेशन करेंगे, लेकिन उस डिफॉर्मेशन को वो अपोज नहीं कर पाएगा। सॉलिड में अपोजिशन होता है, लिक्विड में नहीं होता। और स्पेशली ये जो सरफेस है फ्री सरफेस वो बिल्कुल अप्लाई नहीं करता। सो दैट्स व्हाई वी कैन देयरफॉर डिफाइन द फ्री सरफेस इन द सेंस इट इज दैट सरफेस which doesn't experience any shearing force or shearing stress, that is called free surface। यानी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो फ्री सरफेस की डेफिनेशन ऐसी दी जाएगी, इट इज द सरफेस ऑफ द लिक्विड विच डजंट एक्सपीरियंस एनी शेयरिंग स्ट्रेस, दैट इज कॉल्ड फ्री सरफेस। और समझने के लिए ऐसा ही कि जो सरफेस एयर के कांटेक्ट में है, मतलब लेस डेंसिटी के मीडियम के कांटेक्ट में है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज फ्री सरफेस। चलो अब ये फ्री सरफेस कौन सी प्रॉपर्टी पजेस करता है ये अब अपने को देखना है। तो उसके लिए अज्यूम करो मैंने यहां इस लिक्विड के 3 मॉलिक्यूल्स लिए, मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी, मॉलिक्यूल सी। तीनों मॉलिक्यूल्स एक ही लिक्विड के हैं, तो तीनों के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सेम साइज के रहेंगे, क्योंकि तीनों मॉलिक्यूल का रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, रेंज जो है मतलब रेंज, तो रेंज विल बिकम द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो इसलिए ये स्फीयर की रेडियस, ये स्फीयर की रेडियस और ये स्फीयर की रेडियस, तीनों स्फीयर की रेडियस मैंने सेम निकाला, बिकॉज ऑल 3 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी, मॉलिक्यूल सी, ये तीनों मॉलिक्यूल्स एक ही लिक्विड के हैं जो लिक्विड इस कंटेनर में लिया गया। ठीक है, अब इनमें से तुमको एक दिख रहा कि जो मॉलिक्यूल ये वो पूरी तरह से लिक्विड के अंदर है, उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पूरी तरह से लिक्विड के अंदर है। ये यहां पूरा लिक्विड मैंने निकाला नहीं, ध्यान में रखो, ये इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। एंड सो चलो बाकी इधर भी निकाल सकते हैं। तो यस, वी हैव टू कंसिडर 3 मॉलिक्यूल्स ए, बी एंड सी। उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखो, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल ए इज कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल ए इज कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड। यानी लिक्विड यहां ड्रॉ नहीं किया मैंने, लेकिन वो ध्यान में रखो ये पूरी तरह से लिक्विड के अंदर है। व्हाट अबाउट मॉलिक्यूल बी, ये मॉलिक्यूल बी, ये उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो उसका कुछ पार्ट, उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का कुछ पार्ट एयर में आ रहा। और व्हाट अबाउट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल सी, ये यहां जो फ्री सरफेस पर है एकदम, तो फ्री सरफेस पर है तो उसका मॉलिक्यूलर रेंज के अनुसार ये हाफ स्फीयर कहाँ आया, लिक्विड के अंदर, और हाफ स्फीयर कहाँ है, एयर के अंदर। इन दिस वे वी हैव टू टेक 3 मॉलिक्यूल्स
यानी फ्री सरफेस, लिक्विड का फ्री सरफेस, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स लिए, मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी, मॉलिक्यूल सी. व्हाट अबाउट द मॉलिक्यूल ए whose sphere of influence is well inside the liquid, completely inside the liquid. What about molecule B? Its sphere of influence, some part of its sphere of influence is in here, and most of the part is inside the liquid. What about molecule C? Whose half part of the sphere of influence is completely inside the liquid and half part is into the air. चलो अब एक एक मॉलिक्यूल के बारे में सोचते हैं. मॉलिक्यूल ये, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखो. उस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वो मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, अट्रैक्शन का फोर्स. तो उसी तरह से फिर ये भी मॉलिक्यूल, मतलब ये सेंटर वाला मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल के ऊपर अगर अट्रैक्शन का फोर्स निर्माण करता है, डेलिबरेटली मैं यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स बता रहा हूँ अभी तुमको. जैसे फॉर एग्जांपल ये वो मॉलिक्यूल जिसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, दैट इज मॉलिक्यूल ये, और यहाँ बाउंड्री पर एक मॉलिक्यूल लो, वो भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर है, इस मॉलिक्यूल के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर है वो, तो नेचुरली दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स रहेगा. तो फिर ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर ये डायरेक्शन में फोर्स निर्माण करेगा. सिमिलरली इधर रहने वाला मॉलिक्यूल ये डायरेक्शन में फोर्स निर्माण करेगा, इधर रहने वाला मॉलिक्यूल ये डायरेक्शन में फोर्स निर्माण करेगा, यहां रहने वाला मॉलिक्यूल ये डायरेक्शन में, इधर रहने वाला मॉलिक्यूल ये डायरेक्शन में, यहां रहने वाला मॉलिक्यूल ये डायरेक्शन में फोर्स निर्माण करेगा. ऐसे अगर हमने जितने भी मॉलिक्यूल्स है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर, मॉलिक्यूल ये के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है, उनमें से हर एक मॉलिक्यूल ये के ऊपर क्या निर्माण करेगा, फोर्स निर्माण करेगा, मॉलिक्यूलर फोर्स निर्माण करेगा, अट्रैक्शन का फोर्स निर्माण करेगा. फिर उस फोर्स के कारण क्या होगा, कुछ नहीं. क्यों? क्योंकि अगर इधर एक मॉलिक्यूल है जो इसको जितने फोर्स से खींचेगा, तो इसके स्ट्रिक्टली अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर इधर एक मॉलिक्यूल रहेगा और वो इस डायरेक्शन में खींचेगा. तो दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या आएगा, 0. सिमिलरली इधर अगर एक मॉलिक्यूल लिया हमने, तो उतने डिस्टेंस पर इधर भी एक मॉलिक्यूल रहेगा और स्ट्रिक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है. तो उसमें से कोई भी एक मॉलिक्यूल अगर लेते, कोई भी डिस्टेंस पर, लेकिन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर कोई भी एक मॉलिक्यूल लिए, कोई भी डिस्टेंस पर, जैसे फॉर एग्जांपल तुम बोलोगे यहां एक मॉलिक्यूल लिया, तो ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर इधर एक फोर्स निर्माण करेगा इतना. तो फिर इसके स्ट्रिक्टली अपोजिट डायरेक्शन में इधर एक मॉलिक्यूल रहेगा, वो भी अपना फोर्स निर्माण करेगा. तो दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, 0. ऐसे करते करते सभी मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर है, वो सारे मॉलिक्यूल ये के ऊपर जो कोहेसिव फोर्सेस निर्माण करेंगे, उन सब का रिजल्टेंट क्या आएगा, 0. सो देयर विल बी नो नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन द मॉलिक्यूल ये. मॉलिक्यूल ये के ऊपर नेट फोर्स, काम करने वाला नेट फोर्स नहीं रहेगा. ऑफ कोर्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर सारे मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे, वो पूरे मॉलिक्यूल्स लिक्विड के ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे, और सेंटर पे जो मॉलिक्यूल ये है वो भी वही लिक्विड का है. तो कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में रहने वाला फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो रहेगा, लेकिन उसमें से एडिसिव रहेगा या कोहेसिव रहेगा, तो कोहेसिव. तो कोहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट क्या आएगा, 0. So that's why there will be no net cohesive force acting upon the molecule A. मॉलिक्यूल A के बारे में, net cohesive force is 0. इक्वल टू 0. अब मॉलिक्यूल B के बारे में सोचो.
मॉलिक्यूल बी, उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मैक्सिमम पार्ट लगभग 75% पार्ट तुमको दिख रहा, वो कहाँ है? लिक्विड में। और 25% पार्ट कहाँ है? एयर में। अब एयर में जितना पार्ट है उस पार्ट में एयर के मॉलिक्यूल्स है, और एयर की डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी के कंपैरिजन में कम होती है। तो फिर इतने पार्ट में जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो एयर के मॉलिक्यूल्स कम मात्रा में रहेंगे उतने पार्ट में। तुम गौर से देखो यार, लगभग जितना ये एयर में है इतना पार्ट, तो उतना उसमें से इधर ये इतना जो पार्ट है ये लिक्विड में दिख रहा, तो यहाँ एयर के मॉलिक्यूल्स और यहाँ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। लेकिन यहाँ अगर मान लीजिए लिक्विड के 4 मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ एयर का एक ही मॉलिक्यूल रहेगा क्योंकि डेंसिटी एयर की कम है। यहाँ अगर मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स है इतने पार्ट में, तो इधर 10 मॉलिक्यूल्स नहीं, हार्डली। तो वो 10 मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल के ऊपर कौन सा फोर्स निर्माण करेंगे? वो एयर के मॉलिक्यूल्स है, और ये मॉलिक्यूल किसका है? लिक्विड का। तो एयर का मॉलिक्यूल लिक्विड के मॉलिक्यूल, मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स डिफरेंट सब्सटेंस के, तो कौन सा फोर्स निर्माण करेंगे? एडिसिव फोर्स। तो एडिसिव फोर्स निर्माण करेंगे कौन? एयर के मॉलिक्यूल्स। किसके ऊपर? मॉलिक्यूल बी के ऊपर। कौन सा फोर्स निर्माण करेंगे? एडिसिव फोर्स। लेकिन वो एडिसिव फोर्स निर्माण करने वाले कितने हैं? 10। और इधर कोहेसिव फोर्स निर्माण करने वाले कितने हैं? 100। तो फिर कोहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट एडिसिव फोर्स के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा। सेकंडली, अब देखो यहां एक मॉलिक्यूल ये निर्माण करेगा कोहेसिव फोर्स ये डायरेक्शन में, इधर मॉलिक्यूल ये निर्माण करेगा ये डायरेक्शन में। चलो, इधर ये मॉलिक्यूल ये निर्माण करेगा ये डायरेक्शन में, तो स्ट्रिक्टली अपोजिट डायरेक्शन में इधर एक मॉलिक्यूल रहेगा। तो चलो, ये दो फोर्सेस जीरो हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि जितना फोर्स ये लिक्विड का मॉलिक्यूल निर्माण करेगा उतना फोर्स ये भी लिक्विड का मॉलिक्यूल निर्माण करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट फोर्स उन दो फोर्सेस का क्या होगा? जीरो। सिमिलरली, अगर मान लीजिए यहाँ एक मॉलिक्यूल है, वो ये डायरेक्शन में फोर्स निर्माण करता है, तो उसके स्ट्रिक्टली अपोजिट डायरेक्शन में ये भी यहाँ नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। लेकिन ये मॉलिक्यूल जो इधर फोर्स निर्माण कर रहा है, इसके स्ट्रिक्टली अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ शायद एयर का मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है, और वो एयर का मॉलिक्यूल इसके ऊपर क्या करेगा? एडिसिव फोर्स निर्माण करेगा। चलो, ये मॉलिक्यूल ने निर्माण किया फोर्स, कोहेसिव फोर्स को बैलेंस करेगा ये एडिसिव फोर्स। सिमिलरली, ये मॉलिक्यूल ने निर्माण किए हुए कोहेसिव फोर्स को बैलेंस करेगा इधर रहने वाला एडिसिव फोर्स ये। लेकिन हो सकता है ना कि यहां रहने वाला मॉलिक्यूल जो कोहेसिव फोर्स निर्माण करेगा, तो इधर शायद मॉलिक्यूल रहे नहीं, क्योंकि यहां मॉलिक्यूल के नंबर क्या है? कम है। तो इधर मॉलिक्यूल अगर नहीं रहा तो वो एडिसिव फोर्स निर्माण नहीं होगा, और यहां तो कोहेसिव फोर्स निर्माण हुआ क्योंकि यहां मॉलिक्यूल ज्यादा है। इसका मतलब इधर कोहेसिव फोर्स रहेगा और इधर एडिसिव फोर्स नहीं रहेगा, तो नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आएगा? डाउनवर्ड। इसलिए in case of the molecule B, whose sphere of influence is partly inside the liquid and partly small part of the sphere of influence lies into the air, so in that part of in which which part is inside the air, तो उस पार्ट में रहने वाले मॉलिक्यूल्स की नंबर काफी कम होने के कारण उन्होंने निर्माण किए हुए एडिसिव फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतने मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे तो उतने एडिसिव फोर्सेस निर्माण नहीं होंगे, एंड दैट्स व्हाई रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। गॉट दिस पॉइंट? व्हाट अबाउट, सो फॉर मॉलिक्यूल बी नेट कोहेसिव फोर्स विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट
अब मॉलिक्यूल सी के बारे में, मॉलिक्यूल सी का क्या हुआ, उसका आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहाँ है, एयर में, और आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लिक्विड में। तो आधे स्फीयर में लिक्विड के अगर मान लीजिए हमने 500 मॉलिक्यूल्स मान लिए, तो इधर बड़े मुश्किल से 50 मॉलिक्यूल्स रहेंगे। एयर के आधे स्फीयर में आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहाँ है, एयर में। तो एयर के वहां किसके मॉलिक्यूल्स रहेंगे, एयर के मॉलिक्यूल्स। तो एयर के, और आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहाँ है, लिक्विड में। तो वहां किसके मॉलिक्यूल्स रहेंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कौन सा फोर्स निर्माण करेंगे, कोहेसिव फोर्स। और एयर के मॉलिक्यूल्स, किसकी बात कर रहा हूं मैं, मॉलिक्यूल सी के ऊपर, मॉलिक्यूल सी के ऊपर इस पार्ट में रहने वाले एयर के मॉलिक्यूल्स कौन सा फोर्स निर्माण करेंगे, एडहेसिव फोर्स। और इस पार्ट में रहने वाले लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कौन सा फोर्स निर्माण करेंगे, कोहेसिव फोर्स। लेकिन कोहेसिव फोर्सेस निर्माण करने वाले मॉलिक्यूल की नंबर ज्यादा है, क्योंकि मॉलिक्यूल आधे पार्ट में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है और उनकी डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे वहां, और इधर कम मॉलिक्यूल्स है। तो एडहेसिव फोर्सेस निर्माण करने, एडहेसिव फोर्सेस कम है और कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा। तो दोनों का सबका अगर रिजल्टेंट निकालते तो फिर से रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, डाउनवर्ड। तो अगेन इन केस ऑफ मॉलिक्यूल सी, नेट कोहेसिव फोर्स विल बी एक्टिंग अगेन डाउनवर्ड। सेकंडली बी के कंपेरिजन में सी के ऊपर रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। बी के ऊपर भी रहेगा, लेकिन बी के कंपेरिजन में सी के ऊपर रहने वाला रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स ज्यादा रहेगा। अब इससे क्या होता है ये देखो, फाइनली हम इस पॉइंट पर पहुंचे कि जो भी मॉलिक्यूल्स इस सरफेस फिल्म के अंदर है, सरफेस फिल्म है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश के बीच में जितने भी मॉलिक्यूल्स है, ये सी पॉइंट पर रहने वाला मॉलिक्यूल, मतलब सी मॉलिक्यूल या बी मॉलिक्यूल, बी मॉलिक्यूल भी सरफेस फिल्म के अंदर है, सी मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म के जस्ट ऊपर है, मतलब वो भी अंदर है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स सरफेस फिल्म के अंदर रहेंगे, तो उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का कुछ पार्ट एयर में आएगा और कुछ पार्ट लिक्विड में आता जाएगा, और जिसके कारण उस मॉलिक्यूल के ऊपर रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। व्हाट आई एम फाइनली कंक्लूडिंग, जितने भी मॉलिक्यूल्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सरफेस फिल्म के अंदर है, उन सारे तमाम मॉलिक्यूल के ऊपर रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, जिसके कारण उन मॉलिक्यूल की टेंडेंसी क्या रहेगी, नीचे आ रहा है, यानी उनको खींचा जा रहा है नीचे, तो इनसाइड द लिक्विड आना चाहेंगे वो। अब बताओ मुझे, सरफेस फिल्म के अंदर रहने वाले मॉलिक्यूल्स नीचे खींचे जा रहे हैं, तो सरफेस फिल्म के अंदर रहने वाले मॉलिक्यूल की नंबर मात्रा में कम रहेगी या ज्यादा रहेगी। मतलब क्या बताना चाहता हूं मैं कि यहां रहने वाले मॉलिक्यूल्स, सरफेस फिल्म के अंदर रहने वाले मॉलिक्यूल्स नीचे खींचे जाना चाहते हैं, नीचे खींचे जा रहे हैं रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स के कारण। तो इसमें इस फिल्म में रहने वाले मॉलिक्यूल, सरफेस फिल्म में रहने वाले मॉलिक्यूल की नंबर क्या रहेगी, कम रहेगी कंपेरेटिवली। यानी इतने थिकनेस का अगर इधर अपन ने लेयर लिए होते, तो यहां रहने वाले मॉलिक्यूल के कंपेरिजन में इधर रहने वाले मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी ऐसी रहेगी कि कम मात्रा में रहे, क्योंकि उनको नीचे खींचा जा रहा। तो मिनिमम मॉलिक्यूल्स यहां रहेंगे। तो फिर सरफेस का, फ्री सरफेस का जो शेप है वो कैसा रहना चाहिए, जहां मॉलिक्यूल्स कैसे कितने रहेंगे, मिनिमम रहेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, एक आध अगर मान लीजिए रफ सरफेस लिए, ये चलो ये प्लेन सरफेस है दिख रहा, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा सरफेस किया मैंने, इधर गड्ढा सा ये, और बाद में यहां ऊपर उठा हुआ, ऐसा रफ सरफेस, प्लेन नहीं रफ सरफेस लिया, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां क्या होंगे, ज्यादा अकोमोडेट होंगे, ये एरिया क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक आध अपन ने बूंदी का लड्डू लिए, तो वो
लड्डू के जो दाने हैं सरफेस पर रहने वाले हैं, तो दो दाने के बीच में थोड़ा सा ऐसा कौर रहेगा, मतलब क्रेस्ट टाइप, ट्रफ टाइप रहेगा, बाद में क्रेस्ट उठा हुआ दाना। लेकिन उसकी जगह पे अगर उतने साइज का अपन ने बॉल लिए जो कंप्लीटली स्फेरिकल है पूरी तरह से, तो वहां एरिया क्या रहेगा, उसका सरफेस एरिया क्या आएगा, कम। और बूंदी के लड्डू का सरफेस एरिया क्या आएगा, ज्यादा। क्यों होगा, क्योंकि वो जो बॉल था उसका सरफेस एरिया, उसका सरफेस के साथ प्लेन हो गया एकदम, तो जिसके कारण उसका मिनिमम सरफेस एरिया रहेगा वो। उसी तरह से यहां क्या होगा कि जहां लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अगर मान लीजिए मिनिमम है, तो वहां लिक्विड का सरफेस कैसा रहेगा, फ्लैट रहेगा। और इसलिए हम जब कंटेनर में लिक्विड लेते, बड़ा एक आधा अपन ने कंटेनर लिए, टब में पानी रखे, देखो तुम बड़ा कंटेनर, बड़ा टब, उसमें पानी रखे, तो लगभग वो लिक्विड का सरफेस अपने को कैसा दिखता है, प्लेन दिखता है एकदम। अगर अपन ने डिस्टर्ब नहीं किए तो वो प्लेन दिखेगा, प्लेन ही रहता है। इतना है कि जहां वो कंटेनर के वॉल के कांटेक्ट में आता है, तो वहां हमने केयरफुली देखे तो थोड़ा सा वहां कौर रहेगा, कौर होगा इस तरह से। मतलब जैसे ये कंटेनर है ये, तो ये ऐसा प्लेन न रहते हुए थोड़ा ऐसा कर्व हो जाएगा या कांटेक्ट, और ये लिक्विड का सरफेस समझो। लेकिन बीच में है तो ये प्लेन रहेगा, और ये कंटेनर के वॉल को अगर कांटेक्ट हुआ तो यहाँ कंटेनर के वॉल के साथ जहां कांटेक्ट हो रहा तो वहां क्या रहेगा, ऐसा कर्व रहेगा थोड़ा। रिमेंबर, जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस वे, ये प्लेन हुआ, ये बीच वाला पार्ट, लेकिन अगर इधर वॉल है तो वो इधर वॉल है तो क्या होगा, वो सरफेस ऐसा आएगा, ऐसा देखो थोड़ा ऊपर उठा हुआ कर्व रहेगा। तो दैट कर्व लिक्विड फ्री सरफेस इज कर्व वेयर नियर द कॉन्टैक्ट, नियर द सरफेस ऑफ द वॉल, नियर द सरफेस ऑफ कंटेनर। बट इन बिटवीन, बीच में अगर देखिए इन द मिडल, तो इट इज फ्लैट। तो फ्लैट होने की वजह क्या है, तो इट इज ड्यू टू द मिनिमम मॉलिक्यूल्स इनटू द सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म में क्या है, मिनिमम मॉलिक्यूल्स है। तो फ्री सरफेस में तो फ्री सरफेस कैसा बिहेव कर रहा है, जहां मिनिमम मॉलिक्यूल्स है, कहां रह सकते हैं मिनिमम मॉलिक्यूल्स। तुम देखो, एक जैसे मान लीजिए एक कुछ तो भी एक आध टिकट लेना है तुमको, या लाइन लगी है, कोई वजह से लाइन लगी है, तो सामने वाला तो वो अगर एक आध कोई पीछे है तो वो बीच में किसी को घुसने नहीं देगा, और इतना नहीं तो वो इतने कॉम्पैक्ट रहेंगे कि कोई घुस न जाए करके, बीच में कोई घुस न जाए करके, इतने कॉम्पैक्ट है वो, समझो। तो वो किसी दूसरे को आने देंगे क्या वहां, वो क्या बोलेंगे, हमें तो पहले से, जब से हम लाइन में खड़े हैं, हम अंडर टेंशन है, तो तू कहां से घुस रहा। तो उसी तरह से सेम थिंग हैपेंस इन केस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द फ्री सरफेस। यानी फ्री सरफेस पर रहने वाले जो मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स की नंबर कम रहती है, और वो मॉलिक्यूल्स दूसरे किसी को और आने नहीं देते, क्योंकि अगर कोई आना चाहे, अंदर से कोई आना चाहे मॉलिक्यूल, तो उसके ऊपर क्या होता है, जैसे ही उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एयर में आने लगता है, तो उसके ऊपर रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करने लगता है, और उसी फोर्स के कारण वो मॉलिक्यूल ऊपर नहीं जा सकता। यानी फिजिकली अगर सोचा जाए तो ऐसा हो जाएगा कि लिक्विड के फ्री सरफेस पर रहने वाले मॉलिक्यूल्स अंडर टेंशन है, ऐसा बिहेव करेंगे। वो बोलेंगे कि हम इस तो पहले से टेंशन में, तू आकर हमारा टेंशन कहां से बढ़ा रहा है। इस प्रॉपर्टी को, ये प्रॉपर्टी किसकी है,
लिक्विड के फ्री सरफेस की है। कैसा बिहेव करता है वो लिक्विड का फ्री सरफेस? इफ इट इज अंडर टेंशन। तो फिर इसी प्रॉपर्टी को क्या नाम देना चाहिए? सरफेस टेंशन। So this is the explanation of surface tension. यानी सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी लिक्विड के फ्री सरफेस को क्यों होती है, तो उसका ये एक्सप्लेनेशन है। ये एक्सप्लेनेशन के लिए क्या किए, ऑन व्हाट बेसिस वी हैव एक्सप्लेन द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ये प्रॉपर्टी है लिक्विड के फ्री सरफेस की। इस प्रॉपर्टी के कारण वो लिक्विड का फ्री सरफेस कैसा बिहेव करता है? इट बिहेव्स एज इफ इट इज अंडर टेंशन। एंड वो लिक्विड का फ्री सरफेस ऐसा बिहेव करता है कि वो खुद अंडर टेंशन है। वो लिक्विड के मॉलिक्यूल को दूसरे एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल को आने नहीं देता, वो कम से कम मॉलिक्यूल लिक्विड के फ्री सरफेस में रखने की कोशिश करेगा। अंडर टेंशन है ऐसा बिहेव करेगा वो। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द सरफेस टेंशन। सो इन दिस वे वी हैव एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड on the basis of molecular theory. So whatever we have seen, whatever this we have discussed, what it is the explanation of surface tension on the basis of molecular theory. तो इस एक्सप्लेनेशन के लिए क्या किया अपन ने? सबसे पहले 3 मॉलिक्यूल्स लिए। मॉलिक्यूल ए जिसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पूरी तरह से लिक्विड में है, मॉलिक्यूल बी का थोड़ा पार्ट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का थोड़ा पार्ट एयर में है और मोस्ट ऑफ द पार्ट लिक्विड में, लेकिन मॉलिक्यूल सी का हाफ पार्ट एयर में और हाफ पार्ट लिक्विड में। तीनों के ऊपर क्या फोर्सेस रहेंगे? रिजल्टेंट कहाँ जीरो रहेगा, तो मॉलिक्यूल ए के ऊपर रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स जीरो रहेगा, रिजल्टेंट बी के ऊपर नेट कोहेसिव फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, रिजल्टेंट सी के ऊपर भी नेट कोहेसिव फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और ज़्यादा रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सरफेस फिल्म के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे सबके ऊपर रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने के कारण वो मॉलिक्यूल्स इनसाइड लिक्विड के अंदर आने की कोशिश करेंगे। तो लिक्विड के फ्री सरफेस में रहने वाले मॉलिक्यूल्स की नंबर क्या रहेगी? कम रहेगी, और इसलिए वो क्या चाहता है कि वो अंडर टेंशन है, ऐसा बिहेव करता है, ऐसा बोलेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सो इन दिस वे यू हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। अब एक्चुअली सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी हमको डिफाइन करना है। तुम ऐसा इमेजिन करो, इस सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी के कारण क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ये लिक्विड का फ्री सरफेस है, या एक लाइन इमेजिन करता हूं मैं, ये कोई भी लाइन इमेजिन किया, लाइन, तो वो लाइन पर जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे लिक्विड के, ये क्या अज्यूम करने के लिए कहा मैंने? लिक्विड का फ्री सरफेस। इस फ्री सरफेस पर एक लाइन इमेजिन करो, इमेजिन करो, वो लाइन पर फोर्सेस निर्माण होंगे, सर वो लाइन पर मॉलिक्यूल्स रहेंगे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, तो उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या निर्माण होंगे? सरफेस टेंशन के फोर्सेस। अब एक्चुअली ये कैसे होते ये बताता हूं मैं तुमको। तो उसके लिए बेहतरीन ये लो, जैसे मान लीजिए ये फ्री सरफेस लिक्विड का, ठीक है, ये हालांकि ये बीच में फ्लैट रहता है, बराबर है, पूरी तरह से फ्लैट रहता है इन दिस वे। अब तुमको अब ये ऐसा इमेजिन करो कि हमने एक मेटल की स्टिक इस लिक्विड के फ्री सरफेस पर ऐसे रख दिए, तो स्टिक रखने के कारण क्या होगा? यह ऐसी स्टिक मैंने रख दिया, तो स्टिक रखने के कारण क्या होगा कि ये स्टिक नीचे जाना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, लेकिन लिक्विड के ये जो मॉलिक्यूल्स है वो उसको जाने नहीं देंगे। मैं बोल रहा हूं ये मेटल की स्टिक है, बारीक सी वायर, और उसको धीरे से हमने एक बड़े टब में वाटर लिए और उस वाटर के सरफेस के ऊपर हमने
एक नीडल जितनी थिक होती है उतनी थिकनेस की एक वायर लिए, लंबी सी ऐसी, और वो अगर मान लीजिए यहाँ रखे हमने, तो वो नीचे जाना चाहेगी लेकिन जाने नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाता, यह वो एक्सप्लेन करता हूं। अब मुझे बात बताओ, जब ऐसा ऐसा सरफेस था, प्लेन था, इमेजिन करो ये प्लेन था, ठीक है, ये तो यहाँ पूरे मॉलिक्यूल्स लिक्विड के थे, वो पूरे मॉलिक्यूल्स अंडर टेंशन थे, फिर वो दूसरे किसी मॉलिक्यूल को आने नहीं देंगे, क्योंकि वो बोलेंगे हम इस तो पहले टेंशन में, वो आने नहीं देंगे। फिर अगर मान लीजिए ये मेटल की वायर हमने रखना चाहे ऐसी इसके ऊपर, तो वो क्या चाहेगा, वो लिक्विड के मॉलिक्यूल को दूर ढकेलेगा और अपनी जगह बनाना चाहेगा। किसके मॉलिक्यूल्स, ये मेटल वायर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल को दूर ढकेलना चाहेंगे, लेकिन वो लिक्विड के मॉलिक्यूल से वो ऐसा नहीं होने देंगे। क्या करेंगे, वो इसके ऊपर फोर्सेस निर्माण करेंगे, खींचने वाले, और जिनके कारण जैसे भले ही अगर मान लीजिए ये स्टिक अंदर जाना भी चाहे तो जाए, तो लिक्विड का सरफेस कैसा हो जाएगा, ऐसा कर्व हो जाएगा थोड़ा सा। जहां हमने स्टिक रखे, देखो ये एकदम फ्लैट नहीं है, बीच में देखो कैसा है, कर्व आया, झुक गया, नीचे झुक गया थोड़ा, किसके कारण, तो स्टिक के कारण, वायर के कारण। तो फिर इधर किसके मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड के, इधर भी किसके मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। तो वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसके ऊपर, ये स्टिक के ऊपर, स्टिक के मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या निर्माण करेंगे, फोर्सेस। वो फोर्सेस कौन सी डायरेक्शन में रहेंगे, कैसे रहेंगे, तो टेंजेंशियल फोर्सेस रहेंगे, मतलब इस सरफेस को टेंजेंशियल, ये देखो ये ऐसा, यानी ये पेन की डायरेक्शन देखो कैसा है, वो ये सरफेस लिक्विड का, तो इसको टेंजेंशियल है, टच करते हुए ऐसा टेंजेंशियल फोर्स रहेगा, इधर भी टेंजेंशियल फोर्स रहेगा, ये लाइन के ऊपर। इवन अगर मान लीजिए हमने ये फ्री सरफेस होते हुए इसके ऊपर अगर एक लाइन इमेजिन किए होते, वायर न रखते हुए लाइन अगर इमेजिन किए होते, तो उस लाइन के ऊपर पूरे मॉलिक्यूल्स लिक्विड के रहे होते, और उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो बचे हुए मॉलिक्यूल्स है दोनों साइड में, जो लाइन तुमने इमेजिन की है, तो उस लाइन के दोनों साइड में, जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन इमेजिन किए लिक्विड के फ्री सरफेस पर, ये तो इधर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इधर भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, और खुद लाइन पर भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो इधर रहने वाले लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ये इधर खींचेगा, ये मॉलिक्यूल इधर खींचेगा, ये मॉलिक्यूल इधर खींचेगा, ये मॉलिक्यूल इधर खींचेगा। सिमिलरली इधर भी मॉलिक्यूल रहेगा, वो इधर खींचेगा, इधर मॉलिक्यूल वो भी खींचेगा, यहाँ। तो ये जो इमेजिनरी लाइन, जिस लाइन के ऊपर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है यहाँ, तो उनको क्या करेंगे, इस तरह से खींचेंगे और फोर्स निर्माण करेंगे। तो पूरे लेंथ के ऊपर जो लाइन इमेजिन की है, जितनी भी लेंथ की, तो पूरे लेंथ के ऊपर फोर्स निर्माण होंगे, क्योंकि पूरे इमेजिनरी लाइन में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, तो सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्सेस निर्माण होंगे। अरे मैं क्या बता रहा हूं, ये लिक्विड का मॉलिक्यूल, यहाँ ये लाइन पर भी लिक्विड का मॉलिक्यूल है, और यहाँ रहने वाला एक मॉलिक्यूल वो भी लिक्विड का मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर कौन सा फोर्स निर्माण करेगा, कोहेसिव फोर्स, तो वो ये डायरेक्शन में रहेगा। तो ऐसे करते करते सारे फोर्सेस इधर और ये डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में भी इधर भी रहेंगे। ये पूरे वायर पर, पूरे लाइन पर जितने भी मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के, वो पूरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स निर्माण होंगे, यानी पूरे लेंथ के ऊपर फोर्स निर्माण होंगे। तो उसमें से यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इस तरह से डिफाइन किया गया। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या होगी, फोर्स, लेकिन वो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होता है, तो मैंने जब भी बताया तुम लोगों को,
कि लिक्विड का फ्री सरफेस, अभी मैं जानबूझकर यह बता रहा हूं कि वो डायरेक्शन कौन सी होती है ये बताने के लिए कि अगर बाय द वे मैंने यहाँ मेटल की वायर रख दिया तो थोड़ा सा वह फ्लैट, पहले मेटल की वायर रखने के पहले वो कैसा था, एकदम प्लेन था सरफेस, और बाद में जब मेटल की वायर, एक सिंपल सा एग्जांपल दो ना, जैसे मान लीजिए एक आध हमने क्या किए, हॉरिजॉन्टल टेंट लगा दिए, हॉरिजॉन्टल कंप्लीटली चारों तरफ से एक कपड़ा लिए और उसको बांध लिए, हॉरिजॉन्टल खींच खींच कर बांध दिए, और उसमें बीच में एक आध हमने मेटल का रॉड रख दिए, लंबा सा रॉड अगर रख दिए तो उतना सा गड्ढा सा निर्माण होगा ना थोड़ा सा, तो रॉड रखने के पहले वो एकदम प्लेन था, रॉड रखने के बाद क्या होगा, वहां गड्ढा सा निर्माण हुआ। तो उसी तरह से ये सरफेस मान लीजिए प्लेन था और बाद में यहां जब मैंने स्टिक रख दिया ये, तो उस तरह से क्या होगा, यहाँ गड्ढा सा निर्माण हो गया। अब ये हाँ, तो फिर ये लाइन के ऊपर, मतलब ये वायर के ऊपर क्या निर्माण होंगे, फोर्सेस, कौन से डायरेक्शन में, तो ये सरफेस को टेंजेंशियल टच करते हुए, इसलिए फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल किसको, लिक्विड के फ्री सरफेस को टेंजेंशियल, यानी लिक्विड के फ्री सरफेस को टेंजेंट की डायरेक्शन में रहेगा, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ इन द सेंस व्हाट, जैसे मान लीजिए इधर एक मॉलिक्यूल, दो, तीन, चार मॉलिक्यूल, चार मॉलिक्यूल का 40 न्यूटन फोर्स हो गया, समझो 40 न्यूटन का फोर्स इतने लाइन के ऊपर, वो लाइन की लेंथ 10 सेंटीमीटर समझो, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर पर 40 न्यूटन, तो 1 सेंटीमीटर यानी यूनिट लेंथ होगी, तो यूनिट लेंथ पर कितना होगा, 4 न्यूटन, तो दैट इज कॉल्ड tangential force acting per unit length on both sides of imaginary line. जो लाइन इमेजिन किए लिक्विड के फ्री सरफेस में, उस इमेजिनरी लाइन के दोनों साइड में निर्माण होने वाला फोर्स, लेकिन फोर्स पूरे लेंथ पर नहीं बल्कि यूनिट लेंथ पर, और वो भी डायरेक्शन क्या रहेगी, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल रहेगी, इसलिए क्या डिफाइन करेंगे, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, इन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो नेचुरली सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा, सरफेस टेंशन डिनोटेड बाय टी, कैपिटल टी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल लेंथ पर समझो फोर्स है, एक साइड की बात करता हूं मैं, इधर की सपोज एफ फोर्स है और टोटल लेंथ से यल, तो एफ फोर्स यल लेंथ पर, तो यूनिट लेंथ पर कितना, फोर्स डिवाइड बाय लेंथ, तो नेचुरली ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर, सीजीएस यूनिट डाई पर सेंटीमीटर, फिर डायमेंशंस भी मिला सकते हैं, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन यानी m1 l2 t l1 m1 l1 t माइनस 2, और मीटर, तो इन दिस वे यू कैन ऑब्टेन द डायमेंशंस ऑल्सो। सो सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी समझ में, सिंपली इतना ध्यान में रखना, लिक्विड के फ्री सरफेस पर अगर कुछ अपन ने लाइन इमेजिन किए, यानी मैथमेटिकली कैलकुलेट करने की बात कर रहा हूँ, लिक्विड के फ्री सरफेस पर अगर कोई लाइन इमेजिन किए तो लाइन पर दोनों तरफ फोर्सेस निर्माण होंगे, लाइन की जितनी लेंथ है वो पूरे लेंथ पर फोर्स निर्माण होंगे, तो यूनिट लेंथ पर कितना, तो दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अब इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है, एक न्यूमेरिकल में दिया है
ये ग्लास प्लेट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 मिलीमीटर थिक, एक ग्लास प्लेट है कांच की, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 मिलीमीटर थिक। ब्रेड कितनी है ये नहीं दिया है, लेंथ एंड थिक। ओके, लेंथ इज गिवन टू बी 8 सेंटीमीटर, इट्स फर्स्ट न्यूमेरिकल, length 8 centimeter and thickness 2 millimeter. It is suspended with a long side horizontal and just touching the water surface in a tub full of water. एक ट्रक में पानी रखा है, उसमें इसको रखना है। कैसे? तो जस्ट टचिंग द वाटर सरफेस। अब ये जो प्लेट अगर अजूम किए तो ये रहेगी लेंथ उसकी, ये ब्रेड और ये थिकनेस, ये रहा। तो इस प्लेट की लॉन्गर साइड कौन सी रहेगी? दिस इज द लॉन्गर साइड। और शॉर्टेस्ट साइड कहा गया तो ये शॉर्टेस्ट साइड होगी, दिस विल बी द शॉर्टेस्ट साइड। और ये लेंथ मतलब ब्रेड, सॉरी। तो लॉन्गर साइड है ना ये, तो ऐसी रखे उसको, पानी में नहीं रखे, पानी को टच करते हुए रखना है। तो ऐसी लॉन्गर साइड विल टच, यानी इस तरह से वो टच होगी। शॉर्टेस्ट साइड टच अगर कहा तो कुछ बात अलग होगी, लेकिन ये लॉन्गर साइड टच होगी ये। तो फिर उसके लिए लेंथ थिकनेस दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा जब रखोगे तो इधर ये वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इधर भी वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इस साइड में भी वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इस साइड में भी वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल्स इस प्लेट के ऊपर फोर्सेस निर्माण करेंगे, सरफेस टेंशन के फोर्सेस। वो इस डायरेक्शन में इधर, ये डायरेक्शन में इधर, इस डायरेक्शन में इधर, ये, और इस साइड से उधर। तो कुल मिलाकर लेंथ कितनी मिलेगी? जिसके ऊपर सरफेस टेंशन के फोर्सेस रहेंगे उसको कुल मिलाकर लेंथ कितनी मिलेगी? तो इफेक्टिव लेंथ डिनोटेड बाय कैपिटल एल, यानी जितनी लेंथ उसके कांटेक्ट में रहेगी, लिक्विड के कांटेक्ट में रहेगी, तो ये रहेगी एल। सो 2 टाइम्स एल प्लस 2 टाइम्स थिकनेस। 2 टाइम्स क्यों ले? ये देखो, ये लेंथ थिकनेस, फिर से ये लेंथ और ये थिकनेस, तो 2 टाइम्स लेंथ प्लस थिकनेस। तो ये होगा 2 इंटू लेंथ प्लस थिकनेस 8 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर मतलब 8.2 सेंटीमीटर। तो बेटर वे डायरेक्टली 8.2 प्लस मल्टीप्लाई बाय 2, that will be 16.4 सेंटीमीटर। ये रहेगी टोटल लेंथ। टोटल लेंथ जिसके कांटेक्ट में रहेगी। ये ब्लॉक अगर ऐसा मैंने रखा वाटर के सरफेस पर, तो टोटल लेंथ इसकी कितने कांटेक्ट में है? लेंथ, ब्रेड, इस साइड से लेंथ और ब्रेड, तो 2 टाइम्स लेंथ और 2 टाइम्स ब्रेड। सो दैट्स व्हाई, मतलब इसके लिए अपने को टोटल लेंथ लेनी पड़ती है जो कांटेक्ट में रहेगी। फर्दर कैलकुलेट द डाउनवर्ड फोर्स ऑन द प्लेट ड्यू टू सरफेस टेंशन। टी की वैल्यू दी है, डाउनवर्ड फोर्स, तो फिर फोर्स का फॉर्मूला यहां से क्या होगा? फोर्स इक्वल टू टी इंटू एल। तो टी की वैल्यू दी है और एल की वैल्यू इस तरह से, बाय पुटिंग प्रॉपर वैल्यूज यू कैन कैलकुलेट द। नंबर 2, ये नीडल 5 सेंटीमीटर लॉन्ग कैन जस्ट रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विदाउट वेटिंग। व्हाट इज द वेट? सरफेस टेंशन ऑफ वाटर अगेन गिवन। ये वाटर सरफेस समझो ये, और इसके ऊपर नीडल
उस नीडल को थोड़ा सा ग्लिसरीन वगैरह लगाए और उसको धीरे से रखे। पहले ये वाटर सरफेस एकदम स्टिल, मतलब स्टेबल, विदाउट डिस्टर्बेंस, और उसके बाद उसके ऊपर ये धीरे से अपन ने ये नीडल रखे, तो फिर क्या होगा, वो ऊपर ही रहेगी नीडल। इट विल नॉट सिंक, अंदर नहीं जाएगी, ऊपर ही रहेगी। अब क्यों रहा, तो फिर ऐसा जब रखे तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था क्या, था, लेकिन उस फोर्स, वो फोर्स खींच रहा था नीचे। समझो उस फोर्स के कारण वो नीचे जाना भी चाहती है, तो भी सरफेस टेंशन के फोर्सेस, यानी जो वाटर के मॉलिक्यूल्स ने निर्माण किए, तो इधर और इधर, यानी ऐसा ही होगा कि जैसे मान लीजिए इधर से रस्सी बांध लिए और इधर से रस्सी बांध लिए और उसको खींच कर रखे। एक लकड़ी लो, ये समझो रस्सी ऐसे बांध लिए, यहां से एक एंड, इधर से एक एंड, इधर से इधर एक एंड, और ये तो चार ऐसे अगर बांध लिए और ऐसा खींच कर रखे तो वो गिरेगी क्या, नहीं। यानी जैसे देखो ये मैं फिंगर्स रख रहा हूं इन, जिसे ऐसे अगर रस्सी बांध कर रखते तो गिरेगी क्या, नहीं। तो हालांकि नीचे जाना चाहेगी, नीचे जाना चाहेगी तो वो थोड़ा सा क्या होगा, कर्व होगा। तो उसी तरह से लिक्विड के सरफेस पर, वाटर के सरफेस पर जब ऐसा रखेंगे तो वाटर का सरफेस थोड़ा सा क्या होगा, कर्व होगा। पहले फ्लैट है तो वहां थोड़ा सा गड्ढा सा निर्माण होगा। तो गड्ढा सा निर्माण हुआ तो कैसे, इस तरह से ऐसा गड्ढा सा निर्माण हुआ, तो इसके ऊपर फोर्सेस निर्माण होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, इन दिस वे। वो सरफेस टेंशन के फोर्सेस रहेंगे, और वो सरफेस टेंशन के फोर्सेस नीचे जाने वाले नीडल को, ग्रेविटेशनल फोर्स जो खींच रहा है उसको, तो वो अगर सरफेस टेंशन का फोर्स ऊपर खींच रहा, ऊपर है ना टेंजेंशियल, ये डायरेक्शन में, ये देखो इधर से ऐसा पकड़कर इधर, इधर से पकड़कर इधर, यानी समझो कि इसको रस्सी या थ्रेड से ऐसा बांध दिए इधर और इधर भी बांध दिए, तो वो गिरेगा नहीं। उसी तरह से सरफेस टेंशन के फोर्सेस इधर खींचेंगे और इधर खींचेंगे, तो इसलिए वो नीडल नीचे नहीं जा पाएंगी, इट विल नॉट सिंक इनटू द वाटर। फिर इधर रहने वाले फोर्सेस और इधर रहने वाले फोर्सेस, उनका रिजल्टेंट ऊपर रहेगा। तो वो टोटल फोर्स जब वेट के बराबर होगा, तो देन देयर विल बी, मींस नीडल विल बी फ्लोटिंग। तो इसलिए फ्लोटिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, वेट विल बी इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। वेट की वैल्यू किसके, तो वेट कैलकुलेट करने के लिए कहा, तो वेट कैलकुलेट करना है ना, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, यफ, और यफ की वैल्यू क्या होगी, टी इंटू यल। लेकिन यहां लेंथ कितनी रहेगी, तो नीडल जो दी गई है उसके दोनों साइड, दोनों तरफ से फोर्सेस निर्माण हो रहे हैं, इस साइड से भी और इस साइड से। इसलिए लेंथ, ये लेंथ जो निकालते हैं ये, तो दिस विल बी टी इंटू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल एल। व्हाट इज स्मॉल एल, लेंथ ऑफ नीडल जो तुमको दी गई है, ये इज गिवन टू बी 5 सेंटीमीटर। So again you can calculate, this is nothing but weight. Weight can be calculated. This is not work, weight. So weight will be nothing but force due to surface tension, and that will be given by T into L. But capital L will be nothing but 2 times of the length of the needle. In this way. Third question है यहाँ, ये thin and light metal ring. Okay, sir. एक क्वेश्चन, ये ग्लास ट्यूब ऑफ इंटरनल डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर, ग्लास ट्यूब, ट्यूब इन जस्ट फॉर एग्जांपल ये लिए, ये समझो, तो ये एक ट्यूब ही हुआ, पाइप। अब ग्लास ट्यूब बोले तो ये कांच की, अब इंटरनल डायमीटर दिया है मतलब अंदर से अंदर यहां तक, और एक्सटर्नल डायमीटर कहा होता तो यहां से लेकर यहां तक लिए होते हमने, एक्सटर्नल डायमीटर। इंटरनल डायमीटर अगर दिया है और थिकनेस दिया है, सीयर ये ट्यूब, ठीक है,
ये लिए ट्यूब। तो इंटरनल डायमीटर है ना यहां से लेकर यहां तक इंटरनल डायमीटर प्लस थिकनेस और प्लस थिकनेस की है तो क्या मिलेगा एक्सटर्नल डायमीटर। तो किसी न्यूमेरिकल में ऐसा हो सकता है कि इंटरनल डायमीटर और थिकनेस दिया है तो एक्सटर्नल डायमीटर मिलेगा, किसी न्यूमेरिकल में एक्सटर्नल डायमीटर और थिकनेस दिया है तो इंटरनल डायमीटर मिलेगा। एनीवे अब इस ट्यूब को वाटर में ऐसा रखना है फिर से, और रखने के बाद थोड़ी बहुत आधी एक डुबाने के बाद उसको ऊपर उठाना है वो ट्यूब को, तो पानी चिपक कर आएगा थोड़ी दूर तक। तो फिर पानी इधर से सरफेस टेंशन के फोर्सेस मतलब कैसे होंगे, तो वाटर जो चिपक कर आएगा तो कैसा रहेगा वो देखो बाहर के साइड से इन दिस वे कर्व, इधर वो फ्लैट रहेगा। ये मेरा हाथ देखो पूरा ऐसा नहीं रहेगा वाटर का सरफेस एकदम फ्लैट, बल्कि क्या रहेगा यहां चिपक कर आते हो ये ऐसा कर्व और बाद में इधर फ्लैट हो जाएगा, बीच में इधर फ्लैट होगा लेकिन इधर क्या रहेगा ऐसा कर्व थोड़ा चिपक कर आए ना। तो ये पूरे सरकमफेरेंस पर आउटर सरकमफेरेंस पर वो पानी चिपक कर आएगा और सरफेस टेंशन के फोर्सेस क्योंकि वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होते हैं तो सरफेस टेंशन के फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। तो कितनी लेंथ पर रहेंगे 2 पाई आर, आर क्या रहेगा एक्सटर्नल रेडियस। अंदर से भी पानी चिपक कर जाएगा वो, तो उस वक्त अंदर से ऐसा रहेगा वो सरफेस इन दिस वे, बाहर से देखो बाहर से ऐसा रहेगा शियर, बाहर से ऐसा रहेगा और अंदर से इस तरह से रहेगा वो, अंदर से भी उसको लेंथ मिलेगी चिपकने के लिए और बाहर से भी, तो कुल मिलाकर लेंथ कितनी होगी इन दिस केस कैपिटल एन will be equals to 2 pi r इंटरनल रेडियस। तो इंटरनल सरकमफेरेंस वो लेंथ मिलेगी वाटर के सरफेस के साथ प्लस 2 पाई आर एक्सटर्नल रेडियस, तो आर आई प्लस आर ई। अब अगर मान लीजिए आर आई दिया है तो थिकनेस देने के बाद आर ई मिल सकता है, तो इस न्यूमेरिकल में 2 पाई टेकिंग कॉमन आर आई और आर ई की वैल्यू आर आई प्लस थिकनेस ऐसे होगी, क्योंकि इंटरनल रेडियस इंटरनल डायमीटर दिया है तो डायमीटर दिया है तो रेडियस निकाला जा सकता है। तो इन दिस लेंथ यानी इन सारे न्यूमेरिकल्स में तुमको खाली एक ध्यान में रखना है लेंथ कितनी होगी जो उसके कांटेक्ट में रहेगी, जो लिक्विड के कांटेक्ट में रहेगी वो लेंथ कितनी रहेगी वो फाइंड करते आना चाहिए तुमको। एक और तो न्यूमेरिकल बताता हूं, बाकी जो पूछा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। A thin wire is bent in the form of a rectangle of length 4 cm and breadth 3 cm। Thin wire बारीक सी वायर लिए वो कुछ लंबी होगी तो उसका रेक्टेंगल बना लिया, रेक्टेंगल की लेंथ दी गई 4 सेंटीमीटर और ब्रेड दी गई है 3 सेंटीमीटर। What force due to surface tension do the sides experience when the soap film is formed in the frame? अब जरा ये थोड़ा सा फ्रेम की बात की है, फ्रेम इन द सेंस ये देखो ये दो हाथ और इधर से एक साइड और इधर से एक साइड तो इसकी बनेगी फ्रेम। प्लेट और फ्रेम में क्या फर्क है, ये प्लेट तो ये 1 2 3 4 चार साइड्स, तो चार साइड्स के बीच में भी मटेरियल रहेगा वो रहेगी प्लेट, और फ्रेम का मतलब होगा कि केवल चार साइड्स बीच में कोई मटेरियल नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड की बात करो, ये जो दिख रही तुमको ये है फ्रेम और ये कंप्लीट बोर्ड यानी प्लेट हो गई, तो जिसमें ये भी पार्ट आ गया तो दैट इज नथिंग बट प्लेट।
और फ्रेम अगर कहा तो यही पार्ट होगा केवल, दिस विल बी फ्रेम। फिर प्लेट को अगर रख दिए वाटर के सरफेस पर, हॉरिजॉन्टली रख दिया प्लेट को, तो लेंथ ब्रेड इतनी कैपिटल एल आएगी। कैपिटल एल की वैल्यू क्या बनेगी? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ एंड 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड, बराबर है। लेकिन अगर फ्रेम को रख दिया यहां हॉरिजॉन्टली वाटर के सरफेस पर, फ्रेम को रखकर अगर मान लीजिए अपन ऊपर उठाए, रख लिए पहले सरफेस पर, ऊपर उठाए, तो पानी चिपक कर आएगा उसको, फिल्म भी तैयार होगा, सोप फिल्म, यानी पूरे फ्रेम में फिल्म तैयार होगा। तो उसको 2 फ्री सरफेसेस रहेंगे, यानी जैसे फॉर एग्जांपल ये पहले फ्रेम थी कंप्लीट, इस फ्रेम को अपन ने हॉरिजॉन्टल किए और एक तालाब में जो पानी था सोप सॉल्यूशन का पानी बना लिए, अपने सोप सॉल्यूशन बना लिए और उसमें डुबाकर धीरे से ऊपर उठा लिए, तो इसको सोप सॉल्यूशन का फिल्म इसको चिपक कर आएगा। तो सोप सॉल्यूशन के फिल्म में ये रहेंगे सोप के मॉलिक्यूल्स, ये पूरा व्हाइट पार्ट सोप के मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वो सोप सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। उस साइड में भी, इसके ये साइड में भी, इधर भी लेते एंड बैक साइड में, तो वो भी फिल्म है, फिल्म पूरा, तो उस साइड में भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। यानी लिक्विड को अब 2 फेसेस रहेंगे, ये एक फेस, उस साइड का फेस। अब इस फेस के कारण ये फ्री सरफेस है, तो इस फेस के कारण क्या होगा, इसके ऊपर सरफेस टेंशन का फोर्स निर्माण होगा, इसके ऊपर भी सरफेस टेंशन का फोर्स, इसके ऊपर भी सरफेस टेंशन का फोर्स और इसके ऊपर भी सरफेस टेंशन का फोर्स। तो कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ और 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड। तो तब लेंथ कितनी होगी? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड, बराबर। लेकिन ये इस तरफ के फिल्म के कारण, इस तरफ के सरफेस के कारण, इस सरफेस के कारण, लेकिन बैक साइड में सरफेस है तो वो भी तो ये फ्रेम के कांटेक्ट में है, तो फ्रेम की ये चारों साइड्स के ऊपर वो भी फोर्स निर्माण करेगा। तो कुल मिलाकर फोर्स क्या होगा? कुल मिलाकर अगर फोर्स निकालने के लिए कहा तो लेंथ कितनी हो जाएगी टोटल? सी वंस अगेन, मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे फिल्म तैयार होगा, ये फ्रेम लो, ये फ्रेम, ऐसे ये फ्रेम और ये फिल्म तैयार हुआ, तो ये फ्री सरफेस है, तो ये फ्री सरफेस इस साइड के ऊपर, ये साइड के ऊपर, ये साइड के ऊपर और ये साइड के ऊपर, मतलब 2 टाइम्स ऑफ लेंथ और 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड, इतनी लेंथ आ गई। बाद में इधर भी तो, ये भी तो फ्री सरफेस है, तो ये भी तो लेंथ के कांटेक्ट में है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड, मतलब कुल मिलाकर कितनी होंगी? 4 टाइम्स ऑफ लेंथ और 4 टाइम्स ऑफ ब्रेड। तो कैपिटल एल की वैल्यू क्या मिलेगी? 4 टाइम्स ऑफ लेंथ 4 टाइम्स ऑफ ब्रेड। So by using these concepts, you can do the numericals. So you have to, after writing these notes, theory notes, complete up to the description, formula and so on, सारे होने के बाद न्यूमेरिकल्स पीडीएफ फॉर्म में तुमको न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, तो वो न्यूमेरिकल एक न्यूमेरिकल लिखो क्वेश्चन और उसको सॉल्व करो। पहले नोट्स लिखो, तुम्हारी कॉपी में एक ही रजिस्टर रहा तो भी चलेगा, चैप्टर की थ्योरी और बाद में न्यूमेरिकल्स। तो हार्डली अपन, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल्स है वो टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल एक तो न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिया है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट, लेकिन बाकी के जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स में एक्स्ट्रा वर्क के लिए तुमको दे रहा हूँ, तो वो ये 4-5 न्यूमेरिकल्स तुमको दिए गए, तो यू कैन गो थ्रू दोज न्यूमेरिकल्स। लेकिन वो न्यूमेरिकल तुम उसी कॉपी में, चाहे तो तुम एक्स्ट्रा कॉपी बना सकते हैं न्यूमेरिकल के लिए अलग से, नहीं बनाए तो फिर इसी कॉपी में तुम कंटिन्यू कर सकोगे। लेकिन बेहतर नहीं कि एक सेपरेट कॉपी बनाए न्यूमेरिकल के लिए, तो वो भी अच्छी है। एनीवे, बट यू हैव टू कंप्लीट दिस न्यूमेरिकल्स।